तो मान लो जैसे कि यहाँ कोई सैटेलाइट है। ठीक है, तो यहाँ से इससे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। और यहाँ भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ये एंगल थीटा है। तो कॉल एटीट्यूड मतलब ये वाला एंगल होता है, ये जो एंगल है, यानी ये एंगल है मान लो अल्फा, और ये वैल्यू आएगी 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये क्लियर है। मैंने और क्या दिया था आपको होमवर्क के लिए? इलेक्ट्रोस्टैटिक का हो गया वो पार्ट 3 पार्ट 4। तो ग्रेविटेशन का था। अच्छा सॉरी, ग्रेविटेशन का कर लिया आपने वो? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। का सबने कर लिया? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। एक्सरसाइज 2 पार्ट 3। सर्कल पार्ट 3 हो गया था। करवा देता मैंने। अच्छा, पार्ट 4। बताइए। कॉम्प्रिहेंशन 1 और 2 कॉम्प्रीहेंशन दोनों था टू। ना? कॉम्प्रिहेंशन 2 भी था, कॉम्प्रिहेंशन 1 भी था, और मेरे ख्याल से कॉम्प्रिहेंशन 3 भी था क्या? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, 3 ही कॉम्प्रिहेंशन है। चलो करते हैं। Many planets are revolving around the fixed sun. Many planets are revolving around the fixed sun in a circular orbits of different radius r and different time period t. इसका मतलब कैपिटल आर या वेरिएबल है, तो कैपिटल टी भी वेरिएबल है। टू एस्टिमेट द मास ऑफ द सन, द ऑर्बिटल रेडियस एंड टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट्स वर नोटेड। यानी इसने अपने को दिया बेस लोग बेस यहाँ 10 है, तो ये प्लॉट किया है इसने। तो यहाँ हमें मालूम है कि अभी आता हूँ, देखो मैं जी की वैल्यू भी अपने को दिया हुआ है। द स्लोप ऑफ द लाइन शुड भी, वो भी बता देंगे। एस्टिमेट द मास ऑफ द सन, उस पर भी बात करूंगा मैं। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि ये सन है, और ये प्लानेट है ना। इसके यहाँ से ये जो रेडियस है ये आर है, इसका मास एम है, और ये वी वेलोसिटी से जा रहा है। तो हमें मालूम है टाइम पीरियड कितना आता है, टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर जी एम आर क्यूब। लॉग ले लेंगे, तो लॉग यानी बेस 10 है यहाँ, तो हो जाएगा 2 लॉग बेस 10 टी इक्वल टू लॉग 4 पाई स्क्वायर बाई जी एम, दरअसल ये लॉग है, बेस 10 प्लस 3 लॉग बेस 10 आर। तो हमारे पास आ जाएगा लॉग बेस 10 टी इक्वल टू 3/2 लॉग बेस 10 आर प्लस लॉग बेस 10 4 पाई स्क्वायर बाई जी है। बस आ गया। इसका स्लोप क्या है यहाँ, 3/2। ये कांस्टेंट की वैल्यू है, क्योंकि जब ये जीरो होगा तो ये वैल्यू दिया हुआ है इसने। ये वैल्यू कितना दिया इसने, 0.6 दिया मेरे ख्याल से। इसका ग्राफ कैसे बन रहा है देखो, इसका ग्राफ ऐसा है। ये
log बेस 10t और ये log बेस 10r है, और ये वैल्यू आपको दे रखी है स्लोप जो कि tan थीटा, यानी tan थीटा इक्वल टू कितना दिया है, 3/2 दिया है। ठीक है, tan थीटा इक्वल टू 3/2 दिया, और ये वैल्यू दिया हुआ है, मिल जाएगा आपको जो भी पूछ रहा है, क्योंकि ये वैल्यू कितना दिया है उसने। तो पॉइंट ये 6 दिया दरअसल, इसका मतलब ये 6 का मतलब क्या हुआ, यानी 6 इक्वल टू, इसने अपने को क्या दिया हुआ है, यानी ये वैल्यू दिया है इसने, ये 6 इक्वल टू log बेस 10 4 पाई स्क्वायर बाई जी, आपको जी की वैल्यू सब दिया हुआ है, तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको इसका मास ऑफ द सन मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से कर लेंगे। नेक्स्ट, फिर ये कह रहा है कि टू प्लैनेट्स ए एंड बी हैविंग ऑर्बिटल रेडियस आर एंड 4r initially at the closest position and rotating in the same direction. If angular velocity of planet B is omega naught, then after how much time will both the planets be again in the closest position? ये मैं बता चुका हूँ ऐसा क्वेश्चन, फिर भी बता देता हूँ मैं। तो यहाँ क्या हो रहा है दरअसल, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, तो इनिशियल में दोनों अभी एक ही लाइन में, और ये सन यहाँ दिया हुआ है, ये इस रेडियस के सर्कल में घूम रहा है। तो ये जो रेडियस इसने दिया है ये आर है, और ये प्लानेट ए है, और दूसरा जो प्लानेट है जिसकी एंगुलर वेलोसिटी भी दिया हुआ है इसने, ओमेगा नॉट है, तो पहले वाले की एंगुलर वेलोसिटी मैं फाइंड कर सकता हूँ, देखो कैसे, यानी बी का अपने को एंगुलर वेलोसिटी दिया है, और ये कह रहा है कि दोनों सेम सेंस में ही है, यानी ये भी इधर ही जा रहा है, ये दिया हुआ है इसने। ठीक है, इनिशियली आर द क्लोजेस्ट पोजिशन रोटेटिंग इन द सेम डायरेक्शन, तो इसकी जो रेडियस यहाँ दिया है इस ऑर्बिट की, वो 4r है। पहले तो रिलेशन निकाल लेंगे इनके बीच में, तो फिर हमें वो भी मिल जाएगा कि कितना टाइम बाद वापस से मिलेंगे। देखो कैसे, हमें ये मालूम है कि टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 4 पाई स्क्वायर बाई जी एम आर क्यूब, है ना। तो इसके करस्पॉन्डिंग तो हमें मालूम है कि इसके करस्पॉन्डिंग ओमेगा की बात करूँ, क्योंकि इसका ओमेगा बी दिया हुआ है, तो ओमेगा ए इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई बाई कैपिटल टी होगा, और ओमेगा बी इक्वल टू जो कि ओमेगा नॉट है वो कितना है, 2 पाई बाई टी बी है ना। तो मतलब तो यहाँ से आ जाएगा, है ना, डिवाइड कर लेंगे, यहाँ आर की जगह क्या हो जाएगा, टी बी जब लिखूंगा तो यहाँ 4r की पावर क्यूब हो जाएगा, डिवाइड कर लेंगे तो आपको इसकी एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगी। अब इसकी एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास में ओमेगा ए है, तो ये अब आप देखो एक बार चेक करना पड़ेगा कि किसका टाइम, इसका टाइम पीरियड ज़्यादा है कि इसका, इसका, है ना, इसका टाइम पीरियड, क्योंकि इसकी रेडियस ज़्यादा है तो इसका टाइम पीरियड ज़्यादा है, तो क्या करेगा, स्लोली जाएगा, क्योंकि इसका ओमेगा कम हो जाएगा, इसका ओमेगा ज़्यादा होगा, तो ये क्या करेगा, तेजी से जाएगा। तेजी से जाएगा तो वापस से वही कॉन्सेप्ट है कि मान लो ये तेजी से गया तो ये तो स्लोली जा रहा होगा, तो मान लो यहाँ कहीं गया है, तो बी अगर यहाँ पहुंचा तो बी तो इतना ही चला, यानी बी का ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ओमेगा बी इंटू टी होगा ना, मतलब कोई टाइम टी की बात करेंगे, तो ओमेगा बी इंटू टी। तब तक ये वाला प्लानिट क्या करेगा, यहाँ से घूम के यहाँ आके प्लस यहाँ जाएगा ना, इसका मतलब हुआ कि ओमेगा टी, ओमेगा बी, एक मिनट, हाँ ये स्लोली जा रहा है, ठीक है, तो ओमेगा बी टी प्लस 2 पाई इक्वल टू क्या लिखोगे, ओमेगा ए इंटू टी, यानी टी की वैल्यू आपको यहाँ मिल जाएगी 2 पाई बाई ओमेगा ए माइनस ओमेगा बी, ध्यान से आ जाएगा, निकाल, यहाँ से ओमेगा ए आप निकाल ही लोगे, आ जाएगा। कॉम्प्रिहेंशन टू,
an artificial satellite is moving in a circular orbit around the earth with a speed equal to half the magnitude of escape velocity from the surface of earth. तो हमें मालूम है कि अर्थ के सरफेस से जो एस्केप वेलोसिटी आती है वो रूट g m/r आती है, जहाँ r अर्थ की रेडियस है और m अर्थ का मास है. An artificial satellite is moving in a circular orbit around the earth with a speed equal to half the magnitude of escape velocity from the surface of earth. R is the radius of earth and g the acceleration due to gravity at the surface of earth. Here then the distance of satellite from the surface of earth, वो भी निकाल लूंगा मैं. The time period of revolution, जो वो मिल गया तो ये भी मिल जाएगा. नेक्स्ट है हमारे पास में, चलो पहले यही कर लेते हैं. तो ये अर्थ है, हमें बताना है कि डिस्टेंस क्या होगी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ बताना है, यानी हाइट बताना है एक तरह से. और ये सैटेलाइट इसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है, उसकी स्पीड अपने को दिया हुआ है, यानी उसकी ऑर्बिटल स्पीड है ve/2. तो मान लो सैटेलाइट यहाँ कहीं है, भी फिगर बताता हूँ मैं आपको. और ये वेलोसिटी क्या है यहाँ v0, जो कि क्या हो जाएगा ve/2. और ये इसका ये मान लेते हैं कि h हाइट है यहाँ से अर्थ से, और इसकी जो रेडियस है वो r है. ओके, तो यहाँ इसका मास कैपिटल एम है, तो v0 है, तो हमें मालूम है v0 कितना निकल के आता है, रूट gm/r, रूट gm/r, रूट gm/r प्लस h. ओके, और इसकी वैल्यू यहाँ दे रखी है, कितना आ गया, रूट 2gm/r का स्क्वायर रूट को हटा देंगे, क्या मिलेगा, 1/r प्लस h इक्वल टू 2/r, यानी h इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ, यानी ये आ जाएगा r/2, यानी हाइट होगी, कितनी हाइट होगी इसकी, ये आ जाएगी. सर आपने हाफ से मल्टीप्लाई नहीं किया ना वी एस्केप को? यहाँ से हाफ से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, 1/r प्लस h इक्वल टू 2/4r, यानी ये हो गया हमारे पास में 2r, तो हो गया 2r इक्वल टू r प्लस h, यानी h इक्वल टू आ गया r. तो ये आंसर है. अब r मिल गया तो टाइम पीरियड भी मिल जाएगा. कैसे, क्योंकि टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4π² और ये होगा r प्लस h टू पावर 3, तो टाइम पीरियड भी मिल जाएगा. तो ये भी हो गया. ये कितने लोगों ने कर लिया था यार, ये दोनों दोनों कॉम्प्रिहेंशन किसने कर लिया है, मुझे चैट बॉक्स में डाले, तो ड्रॉप करिए मैसेज. ओम व्याकुल ने कर लिया था, दोनों कॉम्प्रिहेंशन की बात कर रहा हूँ. तीसरे शिवालिका हो गया, आदित्य दुबे ने कर लिया, संकल्प, दयाल, नीलम, सैयद, श्रेया नायर, विक्रम ने कर लिया, प्रियंका रघुनाथ ने कर लिया. चलो यार, अब मुझे लगा कि वही नहीं, क्या काफी लोगों ने, क्या चलो अच्छा लगा मुझे भी. अमित ने कर लिया, आदित्य मोरे, चलो बढ़िया है. सोमिली आपसे नहीं हुआ, सर वो एक्चुअली मेरे इसमें चैट का ऑप्शन नहीं आ रहा है. अच्छा अच्छा, किया तो है ना, लेकिन क्वेश्चन बनाए ना, ये दोनों ऑप्शन, दोनों हाँ कॉम्प्रिहेंशन हाँ बने हैं ना. हाँ सर. भाई हाँ मस्त सर. अंदर बैठ गया विक्रम। चलो अच्छी बात है. और सर कौन है सॉरी, भाई वो दूसरा? भाई था साइड में. हाँ हाँ ठीक है ठीक हाँ चुपचाप। है. धनंजय आपने नहीं किया ये, हाँ सर. ये है ना. हाँ सर. भाग्य पाटिल ने किया है, ठीक है, काफी बच्चों ने किया है, गुड, अच्छा है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, समझ गया.
तो डिस्टेंस आ गया, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट इन द गिवन ऑर्बिट वो भी आ जाएगा। फिर ये कह रहा है इफ द सैटेलाइट इज स्टॉप्ड सडनली, if the satellite is stopped suddenly in its orbit and allowed to fall freely onto the earth, the speed with which it hits the surface of earth, ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। मान लो क्योंकि अब क्या होगा, जैसे इसकी स्पीड 0 होगी तो ये प्लानेट तो यही है ना, यानी सॉरी हाँ, ये मास है इसका m और इसके रेडियस r है, और यहाँ इसकी वेलोसिटी को 0 कर दिया, तो ये हाइट हमें मालूम है कि ये h है, जो कि h किसके इक्वल आ रहा है, r के इक्वल आ रहा है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0, तो ये यहाँ से मूव करेगा, तो जब यहाँ जाएगा तो इसकी अपनी वेलोसिटी क्या होगी ये पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्व करवा देंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो ये हमारे पास में ए पॉइंट मान लेते हैं, ये हमारे पास में बी पॉइंट, तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी। पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी mm बाई, क्योंकि r प्लस एच कितना हो जाएगा 2r प्लस काइनेटिक एनर्जी तो 0 ही है, इक्वल टू जब सरफेस पे पहुंचेगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी माइनस जी mm बाई आर प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। इसको उधर ले जाएंगे तो आप देख रहे हो कि जी mm बाई आर माइनस जी mm बाई 2r इक्वल टू हो जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू क्या आ रही है, जी mm बाई 2r। आप देखो कि m/2 से m/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास में यहाँ से v स्क्वायर की वैल्यू आ गई रूट जी एम, नॉर्मली आ गया, इसका रूट भी ले सकते हो। ऐसा करते हैं अभी r से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये क्या हो गया इधर जी एम बाई आर स्क्वायर इंटू आर, ये v स्क्वायर, ये क्या हो गया अल्टीमेटली देखा जाए तो g हो गया, तो जी आर यानी v इक्वल टू कितना आ गया यहाँ जी आर आ गया, तो यही आंसर है। ठीक है, तो ऐसे करना, कॉम्प्रिहेंशन 3। A pair of stars rotates about their center of mass, यानी ये क्या है, बाइनरी स्टार सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। A pair of stars rotates about their center of mass. One of the star has a mass capital M and the other has mass small m such that capital M equal to 2m अपने को दिया हुआ है, यानी एक का मास स्मॉल m है, दूसरे का मास 2m है। ठीक है, the distance between the centers of the stars दिया हुआ है dA being वेरी लार्ज कंपेयर टू द साइज ऑफ द स्टार। इसका मतलब पॉइंट मास इनको मानेंगे हम लोग, क्या समझना है पॉइंट मास, तो वही जो मैंने क्लास में किया वही क्वेश्चन है, कोई अलग नहीं है। द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ द स्टार्स अबाउट द कॉमन सेंटर ऑफ मास अपने को बताना है। ठीक है, तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो कैसे हो रहा है यहाँ, फिर ये भी पूछ रहा है कि द रेशियो ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द टू स्टार्स अबाउट द कॉमन सेंटर ऑफ मास, ये भी बताना है ना। ठीक है, फिर ये कह रहा है रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टू स्टार्स, तो कुछ है नहीं कम क्वेश्चन। तो कुल मिला के ऐसा है कि ये इसका मास ज़्यादा है यहाँ, यानी ये कैपिटल एम है, इसका मतलब दूसरा जो मास है वो यहाँ होना चाहिए, ये स्मॉल एम है, और कैपिटल एम यहाँ दिया हुआ इसने ये 2m है। तो वो क्या रहा है, कॉमन सेंटर मास के अबाउट ये घूम रहे हैं, कॉमन सेंटर मास यहाँ है, तो ये अगर किसी इंस्टेंट पर यहाँ आएगा तो डेफिनेटली इसको यहाँ जाना ही पड़ेगा, वरना इस दूसरे वाले को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहाँ से मिलेगा। इसका मतलब इसका जो ओमेगा है वही इसका भी ओमेगा है, यानी क्यों, क्योंकि जिस रेट से इसका थीटा चेंज हो रहा है उसी रेट से इसका भी थीटा चेंज हो रहा है, दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम है, तो इनको सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिल रहा है, इनका जो इंटरेक्शन फोर्स है, यानी जी एम एम बाई डी, दोनों के बीच की डिस्टेंस डी है,
का होल स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल एम ओमेगा स्क्वायर। ये डिस्टेंस मैंने मान लिया कि R2 है, यानी ये डिस्टेंस मान लेते हैं, यानी इसकी जो रेडियस है वो R2 है और इसकी जो रेडियस है वो मैंने मान लिया R1 है। तो ये हो जाएगा हमारे पास में R2 और ये इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर R1। और हमें ये मालूम है कॉन्सेप्ट एम R2 इक्वल टू एम R1 और R1 प्लस R2 इक्वल टू डी। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आप देखोगे यहाँ से आपको R2 क्या मिलेगा, एम डी डिवाइडेड बाई एम प्लस स्मॉल एम, एंड R1 आपको मिलेगा कैपिटल एम डी बाई एम प्लस स्मॉल एम। इन दोनों को सॉल्व करके ये वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो टाइम पीरियड पूछ रहा है तो आपको मालूम है कोई भी एक ले लो, है ना, कोई भी एक यहाँ से ले लो और ओमेगा की वैल्यू क्या रख दो, 2 पाई बाई कैपिटल टी रख दो, वहां से टाइम पीरियड मिल जाएगा। कोई भी ये दोनों ले लो या ये दोनों ले लो, वो मिल जाएगा। अब एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहा है तो एंगुलर मोमेंटम भी लिख लेते हैं। तो एल एम क्या हो जाएगा, यहाँ एल एम हो जाएगा एम, क्या हो जाएगा मतलब एम R1 का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा ना, आई इंटू ओमेगा, और दूसरे का एल कैपिटल एम, तो कैपिटल एम R2 का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा, डिवाइड कर दो एल एम बाई एल कैपिटल एम। कितना आ गया हमारे पास में, तो एम R1 का होल स्क्वायर बाई कैपिटल एम R2 का होल स्क्वायर। R1 R2 आपको दे रखा है, तो यहाँ रखो, रेशियो आ जाएगा, है ना। फिर क्या कह रहा है, काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल एम वो कितना होगा, हाफ I1 ओमेगा स्क्वायर, यानी I1 कितना, I1 ये, तो एम R1 का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ कैपिटल एम तो हाफ I2 ओमेगा स्क्वायर, यानी हाफ कैपिटल एम R2 का होल स्क्वायर इंटू स्क्वायर। रेशियो निकाल लो, रेशियो पूछ रहा है डिवाइड कर दो, तो R1 का होल स्क्वायर बाई R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो रेशियो ऑफ एंगुलर मोमेंटम, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जीज पे आ जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करना। चलिए ये तो हो गया आपका। आप क्या चल रहा था वो बताइए। डीपीपी करते हैं, डीपीपी किया आप लोगों ने, हाँ सर। हाँ सर। सर हाँ सर। ठीक है। अच्छा आज वो मुश्किल है, फिर अभी ड्रॉप करता हूँ मैसेज, मैथ बैच में क्लास नहीं होगी आज। चलो डीपीपी कौन सा करेंगे, हम्म 16 डीपीपी 16 ना, 15 15 या 16, 15 और 15 बोला था। 15 और 16 है। हम्म ठीक है, एक मिनट। बताइए। फर्स्ट। फर्स्ट, सेकंड 13
हम्म 13. 15. 20. हाँ डीपीपी डिस्कस करने की है ना, कौन कौन सा बताना है? 13, 17. 15. 13, 15, 17, 20. 20 और ठीक है ना, और भी है नहीं? चलो करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 1, symmetrical uniform solid cube of side 5 meter is placed on a horizontal surface, ये क्यूब है ना? तो यहाँ दरअसल क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम पर है, ये कह रहा है symmetrical uniform solid cube of side 5 meter is placed on a horizontal surface beside a vertical wall. One side of cube is making an angle 45 degree with the floor as shown. One side of cube is making an angle 45 degree with the floor as shown. If coefficient of friction mu is the same for both wall and floor, the minimum value of mu for the cube not to slip. तो देखो कैसे करेंगे, ये हमारे पास में क्यूब है, और ये फ्लोर यहाँ दिया हुआ है, और ये वर्टिकल वॉल है। हमें फ्रिक्शन की मिनिमम वैल्यू बताना है कि ये रेस्ट पे बना रहे, ये क्वेश्चन। तो देखो कैसे करेंगे, इसकी साइड लेंथ भी दिया है 5 मीटर और ये एंगल इसने दिया 45 डिग्री है। तो ये हमारे पास में है, तो अब यहाँ देखो आप, ये क्यूब है, तो हमें मालूम है कि ये एंगल कितना होगा, पूरा 90 डिग्री होगा। और ये अगर इन दोनों कॉर्नर को मैंने मिलाया है, तो आप देखिए ये एंगल भी तो 45 होगा। इसका मतलब है कि इसका सेंटर मास यहाँ है, इसका सेंटर मास देखो आप, यहाँ से क्या लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये, और ये पॉइंट है और एक सरफेस है। तो मैंने क्या बताया था आपको, अगर एक पॉइंट और एक सरफेस है तो नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर देखते हैं, इसका मतलब इसको नॉर्मल ऐसे लग रहा है। अब आप खुद ही देखिए, नॉर्मल इसको ऊपर की तरफ लग रहा है, एमजीआई लग रहा है, ये इक्विलिब्रियम पर है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ जो नॉर्मल है ना, वो दरअसल जीरो ही है। वॉल के साथ में जो नॉर्मल आ रहा है वो जीरो है, क्यों? क्योंकि अगर नॉर्मल होगा तो इसको ऐसे पुश करेगा ना, तो कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि नॉर्मल एमजी तो एक दूसरे को बैलेंस कर गए, तो टॉर्क भी जीरो और फोर्स भी जीरो। इसका मतलब यहाँ नॉर्मल जीरो है, तो इसका मतलब फ्रिक्शन क्या हो जाना चाहिए, फिर तो यहाँ जीरो ही हो जाना चाहिए। यहाँ भी फ्रिक्शन क्या होना चाहिए, जीरो।
क्यों, 0 होगा तब भी क्या फर्क पड़ेगा, या कोई और वैल्यू होगी तब भी क्या फर्क पड़ेगा, तो मिनिमम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। कोई भी वैल्यू हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि नॉर्मल तो यहाँ 0 ही है, यहाँ फ्रिक्शन भी 0, यहाँ भी फ्रिक्शन 0, तो यहाँ फ्रिक्शन भी 0 होगा वॉल पर, और फ्लोर पर भी फ्रिक्शन क्या होगा, यहाँ 0 ही होगा, तो मिनिमम क्या हो जाएगा, यहाँ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा, क्योंकि ये आपस में बैलेंस। हाँ, लेकिन अगर मान लो ये 45 नहीं होती, यानी ये 45 नहीं होता, कुछ और एंगल होता है, तब आप नहीं कह सकते थे, क्यों, तब तो ये इसके बॉल के अगेंस्ट क्या हो रहा है, ये इसके अगेंस्ट ऐसे गिर रहा होगा, एक तरह से ऐसे गिर रहा होगा, और अभी तो कोई गिरने का सवाल ही नहीं है, ऐसे है ये। लेकिन अगर ऐसे होगा तो ये क्या करेगा, बॉल के अगेंस्ट ऐसे लीन हो रहा होगा, इसके अगेंस्ट लीन। ओके, इसलिए उस केस में तो आने के चांसेस हैं, उस समय तो चेक करना पड़ेगा, लेकिन इस केस में तो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0 है। क्वेश्चन नंबर 2। The angular momentum of a particle relative to a certain point O varies as, यानी L vector equal to A vector plus B vector t square. The angular momentum of a particle relative to certain point O varies as A vector plus B vector t square, where A and B are constant vectors with A perpendicular to B vector. A vector is perpendicular to B vector. The torque relative to the point O acting on the particle when the angle between tau vector and L vector is 45 degree, है ना। अब ध्यान से देखना है, अपने को क्या बताना है, टॉर्क रिलेटिव टू द पॉइंट ऑफ एक्टिंग ऑन द पार्टिकल व्हेन एंगल बिटवीन टाउ एंड एल वेक्टर इज 45 डिग्री। तो अब यहाँ देखो, पहले मैंने मान लिया कि मान लो इधर ए वेक्टर है, इसका मतलब फिर बी वेक्टर इधर होगा, है ना। तो इसका मतलब है कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन है, सॉरी एंगुलर मोमेंटम जो है वो इधर हुआ, क्योंकि इन दोनों का समय, वो इधर आ गया एल वेक्टर। अब इसको डिफरेंशिएट करो, तो डी एल वेक्टर बाई डी टी इक्वल टू क्या हो गया है, तो कांस्टेंट है, बी वेक्टर भी कांस्टेंट है, तो क्या हो गया 2t, और ये इक्वल टू क्या होता है, टाउ वेक्टर। इसका मतलब है कि टाउ वेक्टर इस डायरेक्शन में है, और ये कह रहा है कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 45 है। एंगल कितना आ गया, 45 आ गया। तो हमारे पास टाउ वेक्टर इक्वल टू 2b वेक्टर t। अगर ये 45 है, एल वेक्टर इधर है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या होगा, क्या मतलब निकल रहा है, अगर ये 45 पर आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि ये वेक्टर और ये वेक्टर, इसका मतलब तो ये हुआ कि a इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी टी स्क्वायर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अगर 45 बना रहा है, इसका मतलब ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट दोनों इक्वल होने चाहिए ना इसके, यानी ये कंपोनेंट यानी ये और ये दोनों इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब ए इक्वल टू बी टी स्क्वायर, यानी टी इक्वल टू क्या हो गया, ए बाई बी का स्क्वायर रूट, यहाँ रख देंगे, तो टाउ वेक्टर इक्वल टू हो गया 2b वेक्टर रूट ए बाई बी, और ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये आंसर आना चाहिए, और क्या। नहीं आ रहा है क्या? तो सी ऑप्शन आ गया। क्वेश्चन नंबर 13। The length of the wire shown in figure, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, the length of the wire shown in figure between pulleys is 1.5 मीटर, यानी हमारे पास में ये एक सिस्टम दिया हुआ है, ये पुली है और ये रोप है यहाँ से,
यानी ये वायर है और ये पुली को ऐसे यहाँ फिक्स किया हुआ है। उसके बाद ये यहाँ से रोप है, ये पुली तो यहाँ फिक्स है और ये मास इधर अटैच है। तो इधर 9 kg, ये हमने ऐसा क्वेश्चन वहाँ भी किया था एनएलएम में। दोनों साइड मास क्या है यहाँ सेम होता है तो टेंशन किसके करस्पॉन्डिंग लेते हैं, एक के करस्पॉन्डिंग टेंशन देखते हैं, क्योंकि एक क्या कर रहा है दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। यहाँ जी की वैल्यू अपने को दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसकी लेंथ अपने को दिया है 1.5 मीटर है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है ये एल दिया हुआ है और इसका भाई मास, इसका मास अपने को दिया है 12 ग्राम है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन विद विच द वायर वाइब्रेट्स इन 3 लूप्स। 3 लूप्स का मतलब क्या हुआ, थर्ड हार्मोनिक फॉर्मिंग एंटी नोड एट द मिड पॉइंट ऑफ द वायर। ठीक है, तो हमें इसकी फ्रीक्वेंसी बताना है। तो सिंपल ये क्वेश्चन, कोई ज़्यादा टेढ़ा क्वेश्चन था नहीं। 3 लूप बनाने का मतलब है नंबर ऑफ लूप्स 3 होने का मतलब फ्रीक्वेंसी कितना हो जाना है, मतलब थर्ड हार्मोनिक हो जाना है, ये मतलब था इसका। तो यहाँ 3 लूप बन रहे हैं, यानी इस तरह से। इसका मतलब हो गया 3F0 इक्वल टू एफ, ये चाहिए, यानी F0 मतलब फंडामेंटल है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में V/12, और हमें मालूम है कि 3/12 रूट T/μ। अब यहाँ T क्या होगा, क्योंकि यहाँ एक इसको देखो 9 × G नीचे लग रहा है ना W, इसको भी उतना है W लग रहा है, ये रेस्ट पर ही होगा। क्यों, क्योंकि जितना आप देखो यहाँ इसको टेंशन इधर कितना लग रहा होगा T, तो ये भी T, तो वही T यहाँ ट्रांसफर होगा, तो ये T और यह भी T होगा, तो T इक्वल टू क्या हो गया यहाँ W। तो W की वैल्यू कितना है यहाँ, W की वैल्यू हमारे लिए है M × G, मतलब कैपिटल M मान लेते हैं इसको, ये भी कैपिटल M है, ये हो जाएगा कैपिटल M × G, यानी 9 × 9.8 सॉरी न्यूटन। और यहाँ म्यू, म्यू की वैल्यू क्या होगी यहाँ से लिखेंगे, तो ये हो गया हमारे पास में M/L, मतलब M कितना है, तो 12 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 1.5, ये हो जाएगा kg/मीटर, kg/मीटर। kg/मीटर हो जाएगा। ठीक है, रख दो इसमें आगे आंसर, सॉल्व कर लो, यहाँ रख दो सब। ठीक है, टी दे रखा आपको, ये टी के इक्वल आ गया, सब दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई, क्वेश्चन नंबर 15, 17, 20। तो नेक्स्ट हमारे पास में 15। The moment of inertia of a uniform thin rod of mass m and length l about to axis PQ and RS। एक रॉड अपने को दिया हुआ है और ये थिन रॉड है हमारे पास में, ऐसा दिया है कि ये जो एक्सिस यानी ये जो एंगल बना रहा है, कौन सी एक्सिस, PQ, कितना एंगल बना रही है 18 डिग्री, और दूसरा कितना एंगल बना रही है 72 डिग्री, यानी पूरा एंगल कितना है 72 डिग्री, और ये हो जाएगा RQ। ठीक है, अब क्या कह रहा है अपने को, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, कौन सा बताना है, I/PQ प्लस IRS की वैल्यू अपने को बताना है। इसका मास m है और लेंथ l दिया है, यानी रॉड का मास m है और लेंथ l है। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ देखो अब हमें ये बताना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके परपेंडिकुलर एक एक्सिस बना रहा हूँ, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर, कौन से एक्सिस की, PQ, ये PQ एक्सिस है,
है ना, और ये आर एस है। तो मैं पी क्यू एक्सिस के परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर एक एक्सिस बना रहा हूँ। तो आप देख रहे हो कि रॉड की अगर हम बात करते हैं तो रॉड तो एक ही प्लेन में हो सकती है, यानी 3 डायमेंशनल तो होती नहीं है। इसमें इसका मतलब पैरेलल एक्सिस थ्योरम तो हमेशा किसी के लिए भी लगा सकते हैं, लेकिन परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम किसके लिए लगाते हैं? सिर्फ प्लेन लेमिनास के लिए लगाते हैं। तो ये प्लेन का एक पार्ट है दरअसल ये, क्योंकि एक ही प्लेन में, यानी लीनियर है ना ये। हरी बात समझ में? तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, आप देखो ये 72 है और ये 18 डिग्री है। तो आप मुझे बताएंगे कि ये 72 अगर है तो आप यहाँ बताओ, देखो कि मैंने एक्सिस इस तरह से बनाई, ये 90 डिग्री मैंने लिया, है ना। अगर 90 डिग्री लिया तो 18 प्लस 19 ये कितना एंगल होगा? ये 72 डिग्री होगा कि नहीं होगा? यानी इसका मतलब ये एक्सिस एक तरह से यहाँ चली गई आर डैश और एस डैश, क्योंकि जैसे देखो आप इसके साथ जितना एंगल यहाँ बना रहा है ये, उतना एंगल इसके साथ बना रहा है कि नहीं बना रहा है एक्सिस, और दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा देंगे, तो यानी इसके परपेंडिकुलर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, ml स्क्वायर बाई 12। यानी हो गया ml स्क्वायर बाई 12 इक्वल टू, तो आई आर एस प्लस आई पी क्यू, यही आंसर आना चाहिए। कैसे पाएंगे? 17। सर हाँ बोलो। सर इसको पैरेलल एक्सिस से अटेम्प्ट कर सकते हैं क्या? पैरेलल एक्सिस से कैसे करोगे बताओ आप मुझे। सर मतलब मैंने अटेम्प्ट, मुझे समझा नहीं कैसे करना है हाँ तो तो नहीं कर सकते हैं ना, ये तो कराऊँ मैं, कहाँ करोगे बताइए ना आप। ये पैरेलल एक्सिस कभी हो सकती है बताओ मुझे? है ही नहीं। तो इसका मतलब उस दिशा में तो सोचना ही बेवकूफ़ी हमारी, सोचना ही नहीं है। हम सोचेंगे कि ये, जैसे मैंने अभी सोचा कि ये इस तरह से देखेंगे कि दोनों एक परपेंडिकुलर मिल जाए मुझे, ठीक है ना। हाँ सर। क्योंकि ये दोनों एक्सिस पैरेलल नहीं है ना, अगर होती तो मैं सोचता हूँ वैसे भी सोच सकता था। ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर 18, सॉरी 17। The ratio of the intensities of the mechanical waves propagating in the same medium, यानी ये वेव्स अपने को दिया है, तो एक y1 है और एक y2 है। y2 देखा जाए तो क्या है, यानी एक तरह से देखा जाए तो तीनों का सम अगर हम करें, नहीं रेशियो पूछना ना किस किस का, चैन का मतलब, ठीक है हो जाएगा। y1 कितना देखो यहाँ, y1 है 10 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, एंड y2 इक्वल टू हमारे पास में 5 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस √3 cos के एक्स माइनस ओमेगा टी। भाई आपको टिग्नोमेट्री हो गया आपका, टिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट आते हैं? हाँ, इसमें दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, कुछ दिख रहा है? वैसे तो मैंने भी आपको बताया था, वेक्टर मेथड बताया था, है ना। अब इन दोनों का सम क्या हो सकता है, आपको आप क्या कर सकते हो, देखो ये कितना है √3, ये कितना है 1, 1 प्लस √3 कितना हो गया, यानी क्या लिखते हैं हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यानी 1 प्लस 3 यानी 4 का स्क्वायर रूट 2, यानी ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लें, क्या आ जाएगा ये, यानी ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10, और यहाँ क्या हो गया है 1/2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस √3/2 कोस एक्स माइनस ओमेगा टी। हर चीज को मतलब फिजिक्स के हिसाब से ढूंढना है, मैथ्स तो हम लगाएंगे नहीं सर, क्योंकि हमें, ठीक है अब क्या बोल रहे हैं, छोड़िए। ये क्या हो जाएगा cos 60, ये क्या हो जाएगा sin 60। डायरेक्ट लिख दूं क्या मैं, ना तो आपको आता होगा, एक मिनट रुकिए। हेलो, हाँ जी बोलिए।
हेलो, हाँ जी बोलिए। तो ये क्या हो गया हमारे पास में, ये हो जाएगा, यानी इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 60 डिग्री आ जाएगा। तो आप देख रहे हो कि ये वाइट हो गया, इसका एम देखो, दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है, या दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, तो इंटेंसिटी क्या होगी दोनों की, इक्वल हो गई ना। इसका मतलब रेशियो क्या हो जाएगा, 1/1 आ जाएगा। ये था। नेक्स्ट हमारे पास में ट्वेंटी। तो select the incorrect alternative। करेक्ट नहीं है भाई, इनकरेक्ट बताना। The charge gained by the uncharged body from a charged body due to conduction is of the same nature of charge initially present on charged body. A charge gained by the uncharged body from a charged body due to conduction is of the same nature of charge initially present on charged body। बिल्कुल सही है, तो होता ही है, जितना जो बॉडी पर जितना चार्ज जो चार्ज होता है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव तो ट्रांसफर होगा, नेगेटिव तो नेगेटिव ट्रांसफर करेगा वो। सही है। द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ चार्ज। नहीं, ऐसा कहाँ होता है, तो गलत हो गया। तो चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मैटर ऑल्दो मैटर कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो जो बॉडी अनचार्ज है उस पर मास तो होगा ही, लेकिन उस पर चार्ज कहाँ है। लेकिन जिस भी बॉडी पे चार्ज होगा उस पर मास होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तो मास होता ही है। जब इलेक्ट्रॉन का मास है तो इसका मतलब बॉडी में चार्ज मतलब मास है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज अगर है तो इसका मतलब मास होगा, तभी तो है। लेकिन अगर कोई बॉडी अनचार्ज है तो मास तो होगा ही लेकिन चार्ज नहीं होगी। ये भी सही है। A neutral conducting sphere placed in an electric field may experience non-zero net force। हाँ, ये भी सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर को रखा है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है। कैसे, वो बता देता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो ये कोई स्फीयर है, मान लो एक कंडक्टिंग स्फीयर है, और यहाँ हमने मान लो कोई क्यू चार्ज रखा है, तो आप देखोगे कि हमने यहाँ देखा था कि यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जाएगी, ऐसे लाइन जाएगी, एंटर तो करेगी नहीं इसमें, और परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है यहाँ से ऐसे जाएगी। यहाँ से जो लाइन, मैं यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ से जो लाइन जाएगी वो परपेंडिकुलर इंसिडेंट होकर परपेंडिकुलर क्या करेगी, यहाँ से बाहर जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ यहाँ लाइन जा रही है, इसका मतलब यहाँ नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की तरफ क्या होती है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जाती है। यहाँ से लाइन्स बाहर जा रही है, इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। यहाँ चार्ज कितना डेवलप होगा, एक तरह से माइनस क्यू, यहाँ कितना होगा प्लस क्यू।
अब यहाँ क्या होगा कि आप देखो ये चार्ज ज्यादा पास है ना, इस दोनों में क्या होगा, दरअसल अट्रैक्शन होगा, तो नेट फोर्स होगा ना इसके ऊपर, क्योंकि ये फोर्स होगा, रिपल्शन होगा, लेकिन ये दूर है चार्ज, ठीक है, तो इसका मतलब इसमें नेट क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। हाँ, तो नेट फोर्स आ रहा है ना इसके ऊपर, नेट इधर की तरफ, तो हो सकता है। दूसरा एक ये भी था कि मान लो जैसे कि ये न्यूट्रल बॉडी है ना, और मान लो हम लोग ये कोई बॉडी लेकर आए जिसपे चार्ज है, सीधी सी बात, जब इसको टच कराओगे, है ना, आफ्टर मेकिंग कांटेक्ट, तो इस केस में क्या हो जाएगा, देखो इस पे अगर टोटल चार्ज क्यू है, तो इस पर चार्ज आ जाएगा Q2, और इस पे चार्ज रह जाएगा Q1, और टोटल चार्ज क्या रहना चाहिए, Q1 प्लस Q2। इस पे पहले पॉजिटिव चार्ज था, तो इस पे भी तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये सब सही होगा, ठीक है। लेकिन मूव चार्ज मूव करने से है ना, उसका ऐसा नहीं कि अगर किसी वेलोसिटी जा रहा है तो उस पर चार्ज इंक्रीज कर जाएगा, ऐसा नहीं होता। DPP 16 भी कर लिया क्या आप लोगों ने? हाँ सर। हाँ सर। सब नहीं कर लिया, ईमानदारी से बोलना है भाई, झूठ नहीं बोलना है। पूछता हूँ मैं अभी, अभी पता चल जाएगा मुझे कितनी ईमानदारी तुम लोगों के अंदर है। सर एक बार सेकंड क्वेश्चन वापस बता। 1 मिनट रुको बेटा, नहीं किया सर, हाँ बोलो नहीं सर, इसे देखो आ गया ना अपने आप, तो बता दिया करो भाई, बाद में डिस्कस कर लेंगे, कोई जबरदस्ती थोड़ी है ना। चलो, हम क्या पढ़ रहे थे, कोई बात नहीं, मैं वैसे भी कंडक्टिव इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई कंडक्टर है तो उसका अपना रेजिस्टेंस होगा, तो उसमें करंट कैसे फ्लो करता है, हमेशा जब भी उसको उसके अक्रॉस बैटरी आप लगाओगे या सेल आप अप्लाई करोगे, या मतलब वोल्टेज अप्लाई करोगे, कहने का मतलब है, तो करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है। फिर हमने ओम्स लॉ से देखा भी था, है ना, कैसे करंट फ्लो करेगा। मैंने आपको डायरेक्शन लिखना भी बताया था कि अगर करंट के डायरेक्शन में जाना है तो प्लस IR लेना है, और करंट के अपोजिट जाना है तो माइनस IR लेना है। एनसीईआरटी में डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ कि ये करंट इलेक्ट्रिसिटी करा के कैपेसिटेंस कराऊंगा ना, तो फिर एक साथ ही करवा दूंगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा ये, है ना, तो वो मैं करवा दूंगा, तो जैसे जैसे होता जाएगा मैं खुद ही बोल दूंगा आपको। तो ये हो गया हमारे पास, तो ये बात भी हो गई थी, है ना। अब इसमें नेक्स्ट मैं पहले बैटरी के बारे में बता देता हूँ आपको। बैटरी या सेल, तो वैसे तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा, मैं उतना डीप में तो जाऊंगा नहीं, ये रिडक्शन हो रहा है कि ऑक्सीडेशन होगा, वो सब अपने को नहीं समझ में आती चीजें, हम तो फिजिक्स के हिसाब से सोचते हैं, वही आपको यहाँ डिस्कस करेंगे, उसी तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, है ना। तो क्या करना है कि बैटरी कैसे बनती है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, है ना, दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, सॉल्यूशन होता है, उसको डिप किया जाता है, फिर आप देखते हो कि एक पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, एक नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, हम तो वहीं तक ही सीमित हैं। क्यों नेगेटिव क्यों हो रहा है, पॉजिटिव क्यों हो रहा है, वो आपको मालूम है ना, कुछ कुछ बताते रहते हैं केमिस्ट्री में, पता नहीं मुझे तो याद भी नहीं अभी, फिर आपसे कोई उस बारे में पूछेगा भी नहीं फिजिक्स में, तो क्या करना है, दरअसल यहाँ कॉन्सेप्ट ये रहेगा इसका, वो बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैं यहाँ समझाने जा रहा हूँ, फिजिक्स के अकॉर्डिंग ही समझेंगे हम लोग, ध्यान रखना है। बाकी कोई मेरे से नहीं पूछेगा सर ये यहाँ नेगेटिव क्यों ले लें और पॉजिटिव ले लें, मुझे तो ये भी नहीं मालूम है कि मैं जो इलेक्ट्रोड ले रहा हूँ कौन कौन से इलेक्ट्रोड है, मैं तो केवल ये मान के चल रहा हूँ इलेक्ट्रोड है बस, ठीक है, कि जिंक है क्या है कॉपर है, ये सब मुझे नहीं मालूम है। तो क्या होता है इसमें, मान लो ये एक कंटेनर है, और इसके अंदर ये एक सॉल्यूशन है,
इसमें आयन्स हैं, ठीक है, और इसमें 2 इलेक्ट्रोड रख दिए जाते हैं। तो आप देखोगे कि एक पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है जिसको एनोड बोलते हैं, एक नेगेटिवली चार्ज हो जाता है जिसको हम लोग कैथोड बोलते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो हम फिजिक्स के हिसाब से सोचेंगे, मैंने पहले कहा है। हमने तो मान लिया कि नेगेटिव हो गया या पॉजिटिव हो गया, अब हो गया जैसे भी होना था। तो हो क्या रहा है, हमने तो ऐसे समझा कि यहाँ से चार्ज निकल के यहाँ गया है, तो जितना चार्ज नेगेटिव पर आया है उतना ही पॉजिटिव पर चला गया। यानी अगर इस पर माइनस क्यू है तो यहाँ प्लस क्यू होगा, यानी यहाँ से चार्ज निकल के यहाँ जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ एक बैटरी फोर्स है जिसको हम बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी मैं जो यहाँ बोल रहा हूँ बैटरी फोर्स, वो होता है दरअसल नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या होता है नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? वो फोर्स क्या कर रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ले जाके, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करूंगा मैं यहाँ, क्योंकि यहाँ आइंस की बात करूंगा। मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की बात करी जाती है, यहाँ तो आइंस की बात करेंगे। यहाँ से क्या करता है वो चार्ज को, यानी आइंस को एक तरह से, यानी यहाँ से उठा उठा के यहाँ लेके जा रहा है, ऐसे समझना है। तो यहाँ से वो चार्ज क्यू को लेके गया है ना, तो यहाँ से क्यू चार्ज को लेके गया। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मैंने मान लिया डी है। तो अगर यहाँ से क्यू चार्ज गया तो यहाँ क्या हो जाएगा, फिर माइनस क्यू चार्ज हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा। अब आप देख रहे हो कि ये दोनों चार्जेस जो आए हैं यहाँ, ये तो स्टेशनरी है ना। अब स्टेशनरी चार्जेस क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं। तो इसका मतलब इन पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इधर सेटअप हो जाएगी। क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ सेटअप हो जाएगा ई डैश। ई डैश क्या है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। अब ये जो चार्ज यहाँ जा रहा है, कौन लेके जा रहा है, बैटरी फोर्स, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, तो यहाँ हम लोग एक एक क्वांटिटी, एक फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। ये नाम सुना होगा आपने, इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब ये क्या होता है, इसको डिफाइन किया गया है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार ओलंपियाड में भी क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, आपकी शीट में दिया हुआ है क्वेश्चन है। तो ये मुझे लगता है एडवांस में भी आ सकता है, मेंस में भी आ सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो ईएमएफ का मतलब यहाँ होता है वर्क डन बाय बैटरी फोर्स, वर्क डन बाय बैटरी फोर्स पर यूनिट चार्ज। मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ एफ बी, में इसको ले रहा हूँ, यानी ये क्या है, एफ बी है, और इसी को मैं क्या बोल रहा हूँ, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोल रहा हूँ। तो एफ बी इंटू डी डिवाइडेड बाई क्यू, ये हो गया हमारे पास में, और इसको डिनोट करते हैं हम लोग ई से, यानी हो गया ईएमएफ, और इसको मैं ले रहा हूँ ई, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। इसकी जो यूनिट है एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ ईएमएफ इज वोल्ट है, ध्यान रखना है। देखो ना, ये क्या है, वर्क यानी जूल पर कूलाम, जूल पर कूलाम को क्या बोलते हैं, वोल्ट ही तो बोलते हैं, याद आ रहा है ना। तो ये वोल्ट है, इसकी एसआई यूनिट क्या है, वोल्ट है। एसआई यूनिट ऑफ ईएमएफ क्या है, वोल्ट। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है ना, जिस इलेक्ट्रो क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ध्यान रखना है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं है, ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार बच्चे समझते इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, नहीं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसको बोला गया है, क्योंकि क्या है,
वर्क डन बाई बैटरी फोर्स पर यूनिट चार्ज है। ओके, इसका मतलब ईएमएफ अलग होता है और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो अलग होता है। वोल्टेज कैसे? क्योंकि यहाँ क्या है, इसको मैंने मान लिया कि ये ए इलेक्ट्रोड है, यानी ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रोड ए पोटेंशियल पर होगा और ये बी पोटेंशियल पर होगा। मतलब ये बी ए पोटेंशियल है, ये बी पोटेंशियल है। वो पोटेंशियल जो डिफरेंस आएगा वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो अलग है, यानी जो वोल्टेज जो पोटेंशियल डिफरेंस वो अलग है, ईएमएफ अलग है। दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है, बोथ आर डिफरेंट क्वांटिटीज। ये बात ध्यान रखना है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? बैटरी की वजह से जो चार्ज को सप्लाई कर रहा है, और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो तो स्टेशनरी चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ है उसकी वजह से जो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो है। यानी जो फॉर्मूला हम लोग लेते हैं ना, dB इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट dr, वो है। यानी यहाँ अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे तो वो लिखेंगे हम लोग, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस तो वो है हमारे पास में dV इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा, ई वेक्टर इधर की तरफ ही है, ये हायर से लोअर जा रहे हैं हम लोग, इधर ही मैं ले लेता हूँ। तो वैसे तो ई वेक्टर डैश डॉट dr वेक्टर है ना, ये VA टू VB है, तो ये हमारे पास आ जाएगा यानी माइनस ई वेक्टर dr, क्योंकि ई और dr की डायरेक्शन एक ही है तो जीरो से डी इंटीग्रेट कर देंगे तो जाएगा माइनस ई डैश इंटू डी, यानी हो गया VB माइनस VA इक्वल टू माइनस ई वेक्टर ई डैश डी, यानी VA माइनस VB, और ये इक्वल टू क्या होगा, ई डैश डी होगा। तो ये अलग चीज है, मैंने इसलिए ई डैश लिया, इसको ई लिया, ये ईएमएफ है, ये अलग है। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? वर्क डन बाय बैटरी फोर्स पर यूनिट चार्ज। समझ में आए यहाँ तक? अब क्या होगा यहाँ, अब इन दोनों में फिर रिलेशन क्या होगा, ये मान लो तो अलग है, ये भी अलग है, ठीक है। अभी क्या रिलेशन होगा बैटरी के हिसाब से, उस पर चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करेंगे, यानी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की भी बात करूंगा मैं यहाँ। तो पहले डिस्चार्जिंग की बात कर लेता हूँ और पहले इंटरनल रेजिस्टेंस की बात कर लेते। चलो, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, है ना। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी क्या है? दरअसल जो सॉल्यूशन है उसमें जो आयंस को जो रेजिस्टेंस फील होता है उसी को हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। तो ड्यूरिंग द चार्जिंग and discharging, during the charging and discharging of the battery, ions of the solution experience the resistive force, या experience the resistance, ये लिख सकता हूँ ज़्यादा अच्छा रहेगा, resistance, that is called internal resistance। That is called internal resistance। अब ये किस बात पर डिपेंड करेगा, ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा, वैसे तो नोट्स में दिए हुए हैं, है ना। ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं
तो देखो देखो डिफरेंस क्या है। वो जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या करता है, इंक्रीज करता है, ये दरअसल डिक्रीज करता है। इनकी इसके प्लेट का अगर सेपरेशन बढ़ाएंगे, यानी इलेक्ट्रोड्स का सेपरेशन अगर आपने बढ़ाया तब ये इंक्रीज करता है, सेपरेशन कम करेंगे तो डिक्रीज करता है, कम डिक्रीज करेगा। कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन अगर आप इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, बढ़ेगा। कॉन्सेंट्रेशन कम करोगे तो इंटर रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। ये सारे पॉइंट दिए हुए हैं, है ना, वो एक बार देख लीजिएगा किस किस बात पर डिपेंड कर रहा है। अगर एरिया आपने बढ़ाया, मान लो एरिया बढ़ाते हैं, प्लेट्स का जो एरिया है, इलेक्ट्रोड्स का अगर आपने एरिया बना इंक्रीज किया तब रेजिस्टेंस क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, मैं बताता हूँ आपके पॉइंट्स कहाँ हैं। ये ईएमएफ के बारे में दे दिया इसने, और सेल के बारे में भी दिया है क्या? पता नहीं दे रखा है इसमें, दे रहा है, यहाँ दिया हुआ है। The potential difference across a real source in a circuit is not equal to the EMF of the cell. The reason is that charge flowing, moving through electrolyte of the cell encounters resistance. We call this internal resistance of the source. The internal resistance of the cell depends on the distance between the electrodes, area of electrodes, and nature, concentration and temperature of the electrode. Temperature increase करते हैं तो internal resistance क्या करता है, decrease करता है. Concentration बढ़ाने पे क्या करता है, increase करता है. Area इसका है, इलेक्ट्रोड्स का एरिया बढ़ाएंगे तो भी डिक्रीज करता है. डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो भी रेजिस्टेंस क्या करता है, इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता है ना. तो ये पॉइंट्स हैं, आप देख लेना इसको, और आपको तो मैं लिखा देता हूँ उसमें क्या है. वैसे तो आ गया आपके इसमें, है ना, वीडियो में, कोई दिक्कत ही नहीं. इसके बारे में बात हो गई. अब मैं यहाँ बात करता हूँ चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ द बैटरी के बारे में. तो पहले लेते हैं डिस्चार्जिंग. या सेल भी इसको ले सकते हो, है ना. तो होता क्या दरअसल, यहाँ मान लो कि ये हमारे पास में ये कंटेनर है, और ये सॉल्यूशन है. तो ये पॉजिटिव है, यहाँ ये नेगेटिव है. अब यहाँ डिस्चार्जिंग का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमने कोई रेजिस्टेंस यहाँ लगाया, रेजिस्टेंस आर, ये ए है और ये बी है. तो होता क्या है, जैसे रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि करंट इसमें कैसे फ्लो करेगा, ऐसे करंट फ्लो करेगा. इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जाना शुरू कर देंगे. तो इलेक्ट्रॉन जब जाना शुरू करेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ का चार्ज कम हुआ ना, और ये इसको क्या करें, न्यूट्रलाइज कर दिए, चार्ज भी कम हुआ. तो यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा. क्योंकि अभी हमें बात करी कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या आ रहा था हमारे पास में, ई डैश इंटू डी आ रहा था. तो जब चार्ज कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा. जब डिस्चार्ज होता है तब पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है. इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पहले ये भी समझ लेते हैं इसका सिंबल क्या होता है. इसका सिंबल ये होता है, यानी ये होता है प्लस और ये माइनस, यानी ये प्लस और ये माइनस है तो इसको ऐसे करते हैं. और अगर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है तो उसको यहाँ ऐसे सीरीज में कनेक्ट करते हैं. तो जब ये करंट फ्लो करने लगेगा तो यहाँ आप देखोगे कि इसमें ये आइंस क्या करेंगे, फ्लो करना शुरू कर देंगे. तो आइंस फ्लो करेंगे, उसकी वजह से यहाँ क्या होगा, उनको रेजिस्टेंस फील होगा, वही ये आर है. और हमने यहाँ ये पॉइंट क्या लिया, ए, और ये पॉइंट क्या लिया यहाँ, बी, और ये हमारे पास में क्या है, यहाँ रेजिस्टेंस है आर. ठीक है. तो अब इसमें करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ऐसे. और ये जो मैं यहाँ सिंबल लगाऊंगा इसमें मैं यहाँ जो लिखूंगा ये लिखूंगा ईएमएफ.
ये क्या होगा हमारे पास में ईएमएफ। पोटेंशियल डिफरेंस तो ये होगा, क्यों? क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस पे आ गया ना अब यहाँ। इंटरनल रेजिस्टेंस आने का मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, यहाँ कम हो जाएगा। तो आप देखोगे यहाँ से जो करंट जा रहा है वो आई है, तो पहले इसके लिए लिखो, देखो क्या लिखोगे, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू क्या बताया था आपको, प्लस आई आर बताया था। करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं ना हम लोग, वी ए माइनस वी बी में ये लिया है। उसी तरह यहाँ का देखो, तो करंट इसमें ऐसे फ्लो कर रहा है। अच्छा एक बात और याद रखना है, वैसे तो आगे बताऊंगा मैं, केसीएल में बताऊंगा, केवीएल में बताऊंगा, किरचॉफ के जो रूल है उसमें जितना बैटरी ने करंट दिया है उतना बैटरी में करंट आना जरूरी है। अगर उतना करंट बैटरी में नहीं आ रहा तो सर्किट हमेशा इनकम्प्लीट माना जाता है। तो यानी इसने करंट यहाँ से आई दिया तो आई घूमता 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 वापस से आई इसमें आना चाहिए, सेम करंट इसमें आना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि वी ए माइनस वी बी ऐसे लिखेंगे, इसके लिए लिखो, कैसे लिखोगे इसका भी, तो वी ए माइनस वी बी कैसे जा रहे हो आप इधर से इधर, तो प्लस से माइनस जा रहे हैं तो इसको लिखेंगे प्लस ई। और यहाँ करंट के अपोजिट जा रहा हूं मैं, क्योंकि मैं इधर से इधर जा रहा हूँ, क्या लिखूंगा इसको, माइनस आई आर, सॉरी स्मॉल आर, ठीक है। तो ये स्मॉल आर है। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, ये क्या हमारे पास में वी ए माइनस वी बी इक्वल टू क्या है, ई माइनस आई आर है। तो जब बैटरी डिस्चार्ज होगी उस केस में आप देखोगे कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना वो कम होगा, किससे, ईएमएफ से। क्या होगा, ईएमएफ से। क्यों? क्योंकि बैटरी तो कंटिन्यूसली चार्ज सप्लाई कर ही रही ना, लेकिन जैसे इसको कनेक्ट करोगे तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इधर वाले पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, तो चार्ज कम हो जा रहा है की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाने की वजह से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जा रहा है। लेकिन ईएमएफ जो बैटरी जो सप्लाई कर रही है कंटिन्यूसली चार्ज, वो तो कांस्टेंट है, वो तो चेंज नहीं करेगा। इसलिए जब बैटरी जब भी डिस्चार्ज होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, हमेशा ईएमएफ से कम होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग है, ईएमएफ अलग है। ये बात समझ में आई? ये समझ में आ गया ना, जरूरी है। हाँ सर। हाँ सर एक और बार समझाइए ना प्लीज। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने अभी बात करी थी ईएमएफ क्या है, उसके बारे में बात हो गई थी। तो यहाँ जो बैटरी सप्लाई कर रही है ना उसको हम लोग लेते हैं, प्लस माइनस जो भी लेंगे वो दरअसल ईएमएफ होता है। और फिर उसके बाद अगर ये सर्किट कंप्लीट हुआ तो यहाँ जो आइंस मूव करेंगे वो क्या करेंगे, रेजिस्टेंस फील करेंगे, जिसको बोलेंगे हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, इन दोनों को ऐसे सीरीज में लगा देते हैं। अब क्या करते हैं, चार्ज डिस्चार्ज हो रहा है तो यहाँ से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इसको जाके न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, तो एक तरह से पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जा रहा है, यहाँ का कम हो जा रहा है। तो इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, सर्किट ऐसे बनाएंगे। सर्किट में इसका सिंबल ये होता है और इसके बगल में इसका इंटरनल रेजिस्टेंस लगा देते हैं। ओके, तो क्या करेंगे इसमें हम लोग, अब हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया, इसको बोलते हैं लोड या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी इसको बोलते हैं। है ना। तो अब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से करंट जा रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जा रहा है यहाँ, तो कैसे लिए बताया था मैंने आपको लिखने का तरीका। अगर ये इधर से इधर गया तो क्या बताया था, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू प्लस आई आर। अगर इधर से इधर गए तो क्या लिखेंगे, वी ए माइनस वी बी, लेकिन बीच में प्लस, तो प्लस ई लिखते हैं। और करंट के अपोजिट मैं इधर जा रहा हूँ, करंट इधर फ्लो कर रहा है, इसको लिखेंगे माइनस आई आर। तो आप यहाँ देखो, क्योंकि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसका मतलब क्या हुआ कि वी ए माइनस वी बी जो है वो ई से कम आ गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग है और ईएमएफ अलग है। ईएमएफ जब भी बैटरी डिस्चार्ज होगी उस केस में ईएमएफ वोल्टेज से क्या होगा, कम होगा। लेकिन अगर आइडियल बैटरी हुआ तब दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, वो भी बाद में डिस्कस करता हूँ मैं। दूसरा केस है चार्जिंग ऑफ अ बैटरी और सेल। तो इसमें क्या हो जाएगा, कहने का मतलब मैं इसको ये सिंपल ही ले लेता हूँ यहाँ, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, ये माइनस है प्लस, और ये ई, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। चार्जिंग का मतलब हुआ इसमें करंट ऐसे जा रहा होगा, ये हायर पोटेंशियल होगा, ये लोअर पोटेंशियल है, तो करंट इसमें ऐसे जाएगा तभी तो बैटरी चार्ज होगी। यानी करंट अगर मान लो बैटरी में माइनस से प्लस गया तो उसको समझेंगे कि बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, और करंट अगर मान लो प्लस से माइनस गया इसका मतलब बैटरी चार्ज हो रही है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखना, ठीक है ना। जब भी प्लस से माइनस करंट फ्लो करेगा इसका मतलब है कि बैटरी क्या हो रही है, चार्ज हो रही है।
बैटरी क्या हो रही है यहाँ, चार्ज हो रही। तब यहाँ लिखो, क्या लिखेंगे, बी माइनस बी बी इक्वल टू, मैं इधर से इधर जा रहा हूँ और करंट कैसे जा रहा है, इसमें ऐसे जा रहा है, तो यहाँ लिखेंगे प्लस ई, और करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो क्या लिखूंगा, प्लस आई आर। इसका मतलब इस केस में बी माइनस बी बी क्या होना चाहिए, ईएमएफ से ज्यादा होना चाहिए, तभी बैटरी चार्ज होगी, अदरवाइज बैटरी कभी चार्ज नहीं हो सकती है। आगे बात समझ में, अगर यहाँ हमने जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया और अगर इसके ईएमएफ से ज्यादा नहीं तो बैटरी चार्ज होगी कैसे बेटा, ये तो जानते हो आप लोग भी, मोबाइल तो चार्ज करते हो ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अप्लाइड वोल्टेज जो है वो ईएमएफ से इस केस में क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन अगर मान लो बट इफ बैटरी और सेल इज आइडियल, आइडियल सेल का मतलब होता है इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो हो जाना। तो बट इफ बैटरी और सेल इज आइडियल देन potential difference will be equal to EMF of the battery, since internal resistance of ideal battery is zero, is zero. ओके, आगे बात समझ में, पॉइंट समझ में आया भाई यहाँ तक, इस पॉइंट को भी याद रखना है। लेकिन एक और केस बनता है जिसमें ईएमएफ और वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होगा, कौन सा, जब बैटरी न तो चार्ज हो रही है ना डिस्चार्ज हो रही है। तो बैटरी अगर नॉन आइडियली भी है तब भी क्या होगा, क्योंकि फिर उस केस में आई जीरो हो जाएगा ना। तो एक पॉइंट और लिखा देता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है आगे चल के कंफ्यूजन होने वाला है। तो एक पॉइंट और लिख देते हैं, तो क्लियर है कि अगर आइडियल है तब तो चार्ज हो या डिस्चार्ज हो, या बैटरी ना तो चार्ज हो रहा है ना डिस्चार्ज हो रहा है, तब तो हमेशा क्या रहेगा, ईएमएफ हमेशा किसके इक्वल रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल रहेगा। लेकिन ये पॉइंट और लिखा देता हूँ, ये नॉट है मान लो, है ना। तो नेक्स्ट एक और लिखा देते हैं, neither battery is charging or nor discharging, neither battery is charging nor discharging, then potential difference is equal to EMF of the battery, whether battery is ideal or non-ideal. ओके, तो बैटरी से रिलेटेड बात होगी भाई हमारी। मेरे ख्याल से यहाँ तक तो बात समझ में आ ही जाना चाहिए। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, इलेक्ट्रिकल पावर।
इलेक्ट्रिकल पावर क्या है देखो, यानी इलेक्ट्रिकल पावर का मतलब इतना ही समझो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी is dissipated, electrical energy is dissipated per second across the resistance. अब रेजिस्टेंस का मतलब मैंने बोला तो इसका मतलब हीटर हो सकता है, बल्ब हो सकता है, फ्रीज हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, उन सब की मैं बात कर रहा हूँ, ये कहने का मतलब है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डिसिपेटेड पर सेकंड अक्रॉस द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, अब देखो कैसे, मान लो जैसे कि ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का सिंबल ये होता ही है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। मान लो यहाँ से डी क्यू चार्ज गया, तो आप देख रहे हो कि करंट, मैंने आपको पहले बोला रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाता है, इसका मतलब है हायर से लोअर गया, तो जब हायर से लोअर जाएगा इसका मतलब यहाँ इसके पास एनर्जी क्या होगी, वी ए इंटू डी क्यू होगी कि नहीं होगी, यहाँ एनर्जी क्या होगी, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा वी बी, यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा वी ए, तो वी ए इंटू डी क्यू और यहाँ वी बी इंटू डी क्यू, तो यहाँ एनर्जी क्या करेगी, कम हो जाएगी ना, यानी इसका मतलब क्या हुआ डी क्यू इंटू वी ए माइनस डी क्यू इंटू वी ए, और ये इक्वल टू क्या हुआ, ये डेल्टा एच वन एक तरह से, क्यों, क्योंकि जो डिफरेंस आया वो गया कहाँ, हीट में चला गया, है ना। तो यहाँ हमारे पास इसको लिखेंगे डी क्यू इंटू वी ए माइनस वी बी, और वी ए माइनस वी बी का मतलब यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको लेते हैं वी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, इसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं और वोल्टेज भी बोलेंगे, है ना, या पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं इसको। तो ये आ गया हमारे पास में, है ना। अब आपको ये भी मालूम है अगर ये वी ए और यहाँ करंट इसमें मान लो आई फ्लो कर रहा है, तो आपको पता होगा कि V इक्वल टू आई आर, कैसे, ओम्स लॉ से पढ़ाई हमने, है ना। तो यहाँ ये क्या आ जाएगा आई आर, तो हमारे पास देखो दोनों साइड में डी टी से डिवाइड कर दूँ, इसको आप चाहो तो डी एच भी ले लो, ये कितना हो जाएगा, और डी एच बाई डी टी ये हो जाएगा वी ए माइनस वी बी, और हमारे पास में क्या है आई, डी क्यू बाई डी टी क्या होता है आई, और आई इंटू आर, यानी हमारे पास में ये आगे पावर, जो कि हीट एनर्जी डिसिपेटेड पर सेकंड है, ये हो गया आई स्क्वायर आर, या इसको यहाँ से मॉडिफाई करेंगे तो वी स्क्वायर बाई आर भी लिख सकते हैं, या वी आई भी लिख सकते हैं, ऐसा लिखेंगे। ये बात समझ में आ गई। सर आप और एक बार बता सकते हो? क्या बोलो, क्या करना है? सर वो फॉर्मूला जहाँ से बनता है वहां से। हाँ, ये समझ में आया, ये वाला तो पहले तो बताया था, ये चीज तो समझ में आ हाँ रहा नहीं सर, यहाँ तक तो। हाँ सर। यहाँ क्या क्या मैंने देखो भाई, यहाँ का पोटेंशियल भी है, मैंने आपको पहले एक पॉइंट लिखवाया था, याद आ रहा है कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है, मालूम है। हाँ सर। हाँ, इसका मतलब चार्ज यहाँ से यहाँ गया, इसकी एनर्जी कम हो गई आते ही, कितनी होगी वी ए, ये उल्टा कर दे यार, क्या कर दे, ये वी बी इधर से है ना। तो आप देख रहे हो कि भाई हम फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं ना वैसे तो, लेकिन यहाँ तो एनर्जी कम हो जा रही है, इसलिए इनिशियल माइनस फाइनल करा, इसका मतलब इसकी यहाँ एनर्जी डिक्रीज करी, एनर्जी गई कहाँ, इसका मतलब वो हीट के थ्रू बाहर चली गई, तो वो डीएच जो डिफरेंस आया उसको मैंने डीएच ले लिया। अरे डी यू याद है, डी यू लिखा है, डी यू ए मालूम है, हाँ ये सर। यू ए माइनस यू बी है, भूल भाल गए सब, इलेक्ट्रोस्टैटिक भूल गए क्या। अरे भाई यहाँ का पोटेंशियल इंटू चार्ज लिखा है ना, देखो ये, फिर यहाँ का हाँ पोटेंशियल सर। इंटू चार्ज ना, समझ में आया ये। हाँ सर, अभी समझा। हाँ,
और ये डी क्यू, तो दोनों साइड मैंने डी टी से डिवाइड करते, डी क्यू बाई डी टी क्या होता है, करंट होता है, और वी माइनस वी बी क्या हमारे पास में ये होता है, तो वी यानी आई इंटू आई आर, ये आ गया आई स्क्वायर आर, या इसको मॉडिफाई करेंगे तो वी स्क्वायर बाई आर या वी आई। ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, ये काफी इंपोर्टेंट फॉर्मूला है मालूम है, इसके बिना काम ही नहीं बनेगा हमारा। तो ये चीज आपको पता, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला ये काफी इंपोर्टेंट चीज होता है, बी इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ, इसलिए आपको 10th में पढ़ाया जाता है। वो अलग बात, समझ में भले ही ना आए, पढ़ाते तो हैं और आप पढ़ते भी हो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई बात? हाँ किसी सर, को समझा। डाउट? हाँ। अब एक और कॉन्सेप्ट इसमें, कॉन्सेप्ट ये है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। प्रतिग्राज समझ में आ रहा है भी या नहीं? प्रतिग्राज, प्रतिग्राज है ही नहीं क्लास में, ऐसा गायब हो गए। सत्यम शिव समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर, आ रहा है। और कौन कौन गायब हो गया? सोमिली भी गायब हो गई, बहुत बढ़िया है। फिर क्या है तो समझ में आएगा इनको यार, क्या रीजन है, क्यों चले जाते हैं बीच बीच में आके? क्या नेटवर्क इशू हो रहा होगा क्या? तो अभी तो क्या है, अभी क्या है तो क्वेश्चन बनाए, अभी तो कोई क्वेश्चन बन नहीं रहा, अभी बताएंगे क्वेश्चन, अभी तो थ्योरी इतना रहता है फिजिक्स में, क्या करें। अभी क्या बोल रहा था मैं, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। अच्छा एक बात बताओ मैं आपको, आप लोग कहते हो ना कि कैसे लिखना चाहिए, अगर आप बुद्धिमान होते हैं ना मालूम है, तो कभी आप ऐसा सवाल कभी करते ही नहीं कैसे लिखते हैं। आपको याद है मैं कैसे लिखता हूँ? अगर बोर्ड में आएगा मैं जैसे लिखता हूँ ऐसे लिखता हूँ मालूम है, मैंने बोर्ड में भी ऐसे लिखा था, समझ में आ गया? तो लिख तो दिया सारा, ऐसे ही लिखना होता है बोर्ड में भी, कि कुछ और क्या उसमें क्या लगाना है, और कुछ फूल पत्तियां भी लगानी होती है क्या? ड्राइंग थोड़ी करना होता है, यही लिखना होता है जो बोल रहा हूँ, जो मैं आपको लिख रहा हूँ ना, ये आपको प्रैक्टिस भी यही यही लिखना है आपको एग्जाम में। अब आपको ये नहीं कहना है कि सर कैसे लिखा जाता है, इतने दिनों से मैं ये बता रहा हूँ कि कैसे लिखा जाता है, अब तो नहीं पूछोगे ना ऐसा सवाल कोई भी कि कैसे लिखा जाता है सर बोर्ड में, कैसे लिखना है, ये सवाल नहीं आना चाहिए। अब बता तो रहे भाई, पिछले 2-3 महीनों से मैं ये बता रहा हूँ आपको कि कैसे बोर्ड में लिखा जाता है, ऐसे लिखते हैं बोर्ड में, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, टेंशन ही मत लो। तो जो लिखवा रहे हैं उसको अच्छे से लिख लो। आपने देखा जैसे बीच में नोट लिखवा देता हूँ मैं, ऐसे तो बोर्ड में लिखते नहीं, नोट तो लिखते नहीं बीच बीच में, लेकिन चाहो तो लिख सकते हो उसमें, कोई दिक्कत नहीं, तब भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और नोट को न लिख के आप चाहो तो उसी में पॉइंट फॉर्म में लिख दो। तो ये लिखने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है, तो ये बहाना नहीं मारना कि ये लिखना कैसे चाहिए सर। कई बार बच्चों का सवाल आता ही है, तो लिखा कैसे जाता है लिख के बता रहे हैं ना कैसे लिखते हैं। देखो डेफिनेशन की जगह डेफिनेशन लिखता हूँ मैं, डेरिवेशन की जगह डेरिवेशन लिखता हूँ, जहाँ फिगर की जरूरत होती है फिगर बनाता हूँ। तब ये होता है फिजिक्स में लिखने का तरीका। डेरिवेशन पूछेगा तो डेरिवेशन भी बनाना है, डेफिनेशन पूछेगा तो डेफिनेशन बनाना है, उसका लिखना है, और अगर फिगर कह रहा तो फिगर भी बनाना है। तब आपको कोई आपका मार्क्स नहीं कट कर सकता, ये मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ आपसे। तो लेकिन ये सब लिखना पड़ेगा तब। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम आप देखोगे कई क्वेश्चन बड़े आसान हो जाएंगे हमारे, आगे बताएंगे कैसे आसान होंगे, पहले तो कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं।
तो इसमें क्या करना है, देखो मान लो कि ये बैटरी है, अब इसका सिंबल यूज करूंगा मैं, और इसका ये इसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है और इसका ये ईएमएफ है ई, और मैंने इसको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया जो कि कैपिटल आर है ना, इसको हम लोग लोड रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये ईएमएफ है। ओके, तो होगा क्या यहाँ से, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसमें क्या हो रहा है, बैटरी डिस्चार्ज होगी, यानी इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा होगा, तो करंट इसमें ऐसे आ रहा होगा, तो करंट ऐसे जाएगा इसमें। ठीक है, तो करंट इसमें ऐसे फ्लो कर रहा है। ओके, तो क्या बताया मैंने, पहले इसका लिखेंगे, इसमें करंट ऐसे आ रहा है, तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू क्या लिखोगे आप, आई आर, और इसके लिए क्या लिखो, करंट ऐसे जा रहा है, तो लिखोगे वी ए माइनस वी बी इक्वल टू ई माइनस आई आर, ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो सिंस 1 इक्वल टू क्या है, यहाँ 2 है, तो आपको क्या मिल जाएगा, आई आर इक्वल टू ई माइनस, एक मिनट, ये स्मॉल आ रहे हैं, तो आई इंटू स्मॉल आर, इसको इधर ले जाएंगे, तो आई को बाहर ले लेंगे, आर प्लस आर इक्वल टू ई, तुम्हारे पास आई की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ, ई डिवाइडेड बाई आर प्लस स्मॉल आर, यानी करंट आ गया। मैंने कहा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, तो दरअसल यहाँ इसका ये रेजिस्टेंस आर है, ये ईएमएफ ई है, यहाँ मतलब क्या है कि हम लोग जो कैपिटल आर है ना, इसको वेरी कर रहे हैं, और वेरी कर रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि क्या वैल्यू रखें आर की, कि इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस डिसिपेशन एनर्जी है ना मैक्सिमम हो, या इलेक्ट्रिकल पावर क्या हो, मैक्सिमम हो, उसकी बात कर रहा हूँ। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम मतलब इसके अक्रॉस मैक्सिमम पावर कितना हो, उसके लिए आर की वैल्यू क्या होना चाहिए, इसका मतलब आर हमारे पास में क्या है, वेरिएबल है, तो आर अगर वेरिएबल है तो आई भी वेरिएबल है, क्योंकि ई और आर यहाँ कॉन्स्टेंट है हमारे लिए, तो हमें आर को चेंज कर रहे हैं, तो आर की एक ऐसी पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी जिस पर आपको पावर क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। मेरे कहने का मतलब ये है, मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ आर को चेंज कर रहे हैं, क्योंकि इसके अक्रॉस हम लोग मैक्सिमम पावर देखेंगे, क्योंकि ये तो फिक्स है ना, तो क्या करेंगे, इसके अक्रॉस पावर देखेंगे हम लोग, इसके अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस। सिंस external resistance is varying, then at a particular value of external resistance R पावर, इलेक्ट्रिकल पावर की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल पावर अक्रॉस दी लोड रेजिस्टेंस, लोड मतलब वही एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर आर इक्वल टू पी, और आई की वैल्यू क्या है यहाँ, ई बाई आर प्लस स्मॉल आर होल स्क्वायर इंटू आर। तो क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे इसके कैपिटल आर के रेस्पेक्ट में, तो डी पी बाई डी आर इक्वल टू ई स्क्वायर, तो कॉन्स्टेंट इसको बाहर ले लेंगे, तो ये हमारे पास में तो क्या हो जाएगा, आर प्लस आर होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस आर, और ये कितना हो जाएगा, 2 आर प्लस आर डिवाइडेड बाई आर प्लस आर टू पावर 4, और ये इक्वल टू क्या होगा, मिनिमम मैक्सिमम की बात करेंगे तो 0 आना चाहिए। यहाँ से देखो, आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो सब 0 हो गया, यहाँ से आर प्लस आर 0 नहीं होगा, इसको बाहर निकाल लेंगे, तो अंदर मिलेगा आर प्लस आर माइनस 2 आर, ये इक्वल टू 0, ये 0 नहीं है, ये 0 होगा, तो आप देखोगे कैपिटल आर की वैल्यू क्या आ गई, स्मॉल आर, मतलब ये हुआ
कि अगर मान लो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाती है, उस केस में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पावर होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। यानी इसका ग्राफ ऐसा मिलेगा, यानी ये कैपिटल आर है और ये पी है, इसका ग्राफ ऐसा होगा। यानी आपको यहाँ क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगा। जब आर इक्वल टू स्मॉल आर होगा तो आप देखो कि पावर क्या मिलेगी आपको, पी मैक्स मिलेगी। यानी देयरफॉर पी मैक्स कितना हो जाएगा, यहाँ से ये वाली इसमें रखोगे तो हो जाएगा ई स्क्वायर बाई 2r होल स्क्वायर इंटू आर, और ये मिल जाएगा आपको ई स्क्वायर बाई 4r। ये वैल्यू होगी, यानी यहाँ जो वैल्यू आ रही है दरअसल ये ई स्क्वायर बाई 4r आ रही है। तो ये हो गई मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। यानी अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए किसी रजिस्टर के अक्रॉस मैक्सिमम पावर की बात करेंगे, जिसका मतलब उसका वो रेजिस्टेंस की वैल्यू बैटरी के इंटर रेजिस्टेंस के इक्वल अगर हो गई, उसके अक्रॉस पावर क्या मिलेगी आपको, मैक्सिमम मिलेगी। यानी मैक्सिमम एनर्जी का डिसिपेशन हो रहा होगा, कहने का मतलब ये है। चलो आज इतना ही करेंगे, काफी हो गया। अभी क्वेश्चन भी करेंगे, अभी थ्योरी चल रहा था। तो क्या करोगे आप नेक्स्ट क्लास में, अभी इसका होमवर्क नहीं दे रहा हूं मैं, अभी डीपीपी करेंगे। डीपीपी कौन कौन सा करेंगे, आज मैंने 17 हो गया ना, 17 डीपीपी नहीं किया था क्या आपने? नहीं सर 15-16 बोला था बस। हाँ अच्छा 15-16 ही बोला था, 15-16 हो गया ना डिस्कस आज। हाँ सिर्फ सर 15 तो 17 और 18 करना है, चलेगा? हाँ सर। ठीक है, चलो फिर, ओके बाय बाय। Thank you, sir.